ठीक है। 7 चैप्टर। 7 चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो जो पार्ट्स हैं, इसमें आप इनको क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट बोलते थे। अब क्वाड्रेंट तो आपके में आते नहीं है, चतुर्थांश। एक चीज इसमें से पूछता है, कोऑर्डिनेट होते हैं आपके एक्स और वाई। क्या होते हैं? एक्स और वाई। इसमें से जो x की वैल्यू है ना, इसको अवशिष्टा बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको भुज, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट यानी कोटि। अब वो आपसे ये कोटि कई 2-3 बार पूछी है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो एक्स से वाई और वाई से एक्स। कभी कभी वो एक्स और वाई न पूछते हुए क्या पूछ लेता? अवशिष्टा और ऑर्डिनेट। तो आपकी वैल्यू क्या है? एक्स और वाई है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए और लास्ट पॉइंट भी होना चाहिए, तभी तो दूरी पता चलेगी ये कहां से कहां तक निकाल रहे हैं। तो ये पॉइंट आपने ए मान लिया और इस पॉइंट को क्या मान लिया? बी मान लिया। अब पॉइंट आपके हमेशा एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। अवशिष्टा और ऑर्डिनेट दोनों मिला के कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई होते हैं, निर्देशांक। और ये भी आपका एक्स और वाई होता है। एक को आप x1 y1 और एक को आप x2 और y2 मान लो। डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा? ए बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? होल स्क्वायर इसीलिए है कि कोई वैल्यू हो सकता है माइनस करने के बाद नेगेटिव आ जाए। तो आपका वजन है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, समय है, पैसे हैं, ये सब क्वांटिटी ऐसी हैं, ये सभी राशियां ऐसी हैं कि ये राशियां कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव ही आएंगे। 2 - 4 करो या 4 - 2 करो, उसका स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए अपन इसका स्क्वायर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस जब भी निकालनी होगी तो इसके आगे आप यूनिट जरूर लिखोगे। इकाई, हिंदी वाले लिखेंगे इकाई, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? यूनिट। ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो उसमें लिखा आता नहीं है, तो आपको यूनिट लिखना है सिर्फ। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट है बी। ये ए है और ये बी है। इसके पॉइंट आपने क्या मान लिए? x1 और y1, और इसके क्या मान लिए? x2 और y2। मान लो आपने बीच में से इसको काट दिया, एक रस्सी थी आपके पास, उसको आपने काट दिया। काट दिया मतलब कोई पॉइंट इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करेगा यदि ये पॉइंट, तो क्या होगा कि एक इनका कुछ लंबाइयां तो होंगी ना, इसकी लेंथ होगी और इसकी लेंथ होगी। कितनी होगी हमको नहीं पता, तो क्या करें? इसको रेशियो मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। यानी m1 रेशियो m2 में डिवाइड होगा। रेशियो का मतलब होता है, जैसे कहीं लिखा है 2:3, यानी एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का है तो दूसरा 3 का है। हो सकता है कि ये 4 का हो और ये 6 का हो सकता है कि ये आपका 20 का हो और ये आपका 30 का हो सकता है कि ये 18 का हो और ये 27 का हो। क्यों? क्योंकि अनुपात में जो राशि लिखी है उनको काटने के बाद तो वही आएगा, 9 दूनी 18 और 9 तीस 27। तो डिवाइड वाले के पॉइंट निकाल लिए अपन ने एक्स और वाई। आपके पास 3 चीज होगा, 1 2 3 और एक ये रेशियो, 4 हो गए। 4 में से आपके पास क्वेश्चन में 3 वैल्यू दी होंगे, चौथी आपको निकालनी है। अगर आपको रेशियो निकालना, अनुपात निकालना है कभी भी, तो रेशियो को मानते हैं हम k/1। फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू होगा m1x2, सॉरी y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। डिवाइड का रूल है ये, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कितने हिस्से बनना है, आपका कौन सा अनुपात बनना है। मान लो ये सी पॉइंट बिल्कुल बीच में हो, मिड पॉइंट हो एकदम से, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला आपका बनेगा, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपके मिड पॉइंट बन गए।
x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्यों होता है? जैसे मान लो कोई नंबर है 2 और ये 3, मुझे इसके बीच का पॉइंट चाहिए। 2 और 3 के बीच में क्या होता है? 2.5। देखो दोनों को जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 5 हो गए, 5 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया? 2.5। 2.5 आ गया ना बीच में, बिल्कुल। इसीलिए इन दोनों को, दूसरा तरीका इस फॉर्मूले को यदि बनाना है अपन को, मान लो भूल गए, हालांकि ये बड़ा है, इसको भूल सकते हैं, इसको तो भूलेंगे नहीं। मान लो इसको भूल गए, तो आपको पता है कि दोनों रेशियो कैसे हैं? बराबर हैं। जितनी वैल्यू m1 की है उतने m2 की है, तो m1 बराबर m2 इन फॉर्मूलों में रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने आप। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका एरिया वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला? एरिया। ट्राइंगल का एरिया हो या क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो। जैसे मान लो ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये तो ट्राइंगल है तो इसमें 3 पॉइंट होंगे ए बी सी। देखो इस क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि आपको मान लो रेशियो निकालना है, और रेशियो आपने मान लिया के रेशियो 1। अब 3 पॉइंट दिए होंगे ए बी सी, तो कंफ्यूजन ये होता है कि सर किसको माने, x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने, और x y किसको माने। कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन का सीधा सा आंसर मिल जाएगा आपको कि जिन दो पॉइंट के बीच में एंड लिखा हो, हिंदी में तथा या और लिखा होगा, वो पॉइंट आपके ए और बी है, और जो अकेला लिखा होगा वो पॉइंट आपका क्या है? सी है। क्लियर? पहचानने के लिए अब एरिया निकालना है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में याद करना है आपको, कभी कभी डायरेक्ट लिखने को आ जाता है, लिखना मैं बता देता हूं कैसे लिखना है। एक्स वाई वाई लिख लिया, दोबारा लिखो एक्स वाई वाई, दोबारा लिखो एक्स वाई वाई, 3 बार लिख लिया, और वाई को रखो ब्रैकेट में, वाई के बीच में लगा माइनस, ठीक, एक्स के पहले लगा प्लस। अब आपकी काउंटिंग शुरू होना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। एक बार 1 से शुरू कर लिया, अब 2 से करो, 2 3 1, तो ये हो गया 2 3 1। अब 3 से करो, 3 1 2, 3 1 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मान लो कि वो कह दे कि बिंदु संरेख हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखाफल है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया किसका निकालता है? जिसकी बाउंड्री होती है, चारों तरफ से कोई चीज बंद होती है ना, उसका ही एरिया निकलता है, सीधे नहीं निकलता। मैं इस पेंसिल का एरिया पूछूं तो पेंसिल का एरिया नहीं निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है, क्योंकि घुमा हुआ है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन एरिया नहीं निकलेगा। तो एरिया नहीं निकलेगा, इसका मतलब अगर पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया क्या होगा? 0 होगा। यदि आपने अब इसमें किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, ये x3 और y3 है, इनकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि इसका आंसर क्या आ जाए? 0, तो पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। ठीक। अब मान लो इनमें से कोई वैल्यू में वो पॉइंट में, जैसे इसका दे दिया 1 2, इसका दे दिया 2k, इसका दे दिया 4 3। अब कह रहा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि बिंदु संरेख है तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एरिया की जगह क्या रखेंगे? 0, और इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि एक ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक तो त्रिभुज है आपका, एक क्या है? त्रिभुज दिया है, और एक क्या दिया है? चतुर्भुज दिया है। अगर आपने त्रिभुज निकाला तो कितनी साइडें बन रही है इसमें? 3 साइड। और इसमें कितनी बन रही है? 4 साइड। इसकी ए बी सी 3 साइड कौन सी बनेगी? एक ए बी बनेगी, एक बी सी बनेगी, और एक ए सी या सी ए बनेगी। जब ए बी निकालेंगे तब हमको सी से कोई मतलब नहीं है। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो तीनों साइडें निकल आई। तीनों साइडें निकल आई तो अपन अगर मान लो तीनों साइडें आपस में बराबर निकल आई, तीनों की वैल्यू कैसी आ गई? सेम आ गई, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा।
दो भुजाओं की लंबाई समान हो गई, स्केलेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और तीनों ही अलग अलग आ गई तो स्केलेंट ट्रायंगल हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। कोई दो भुजाओं के वर्गों को यदि अपन जोड़ दें, मान लो अपने पास तीन है, ए बी सी, ए का वर्ग और बी का वर्ग, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, और ये किसके बराबर है, तीसरी वर्ग के भुजा के बराबर है, तो आप क्या कहेंगे इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। पता कैसे करेंगे सर, किसको जोड़ा किसको नहीं जोड़ा? उसके लिए आपको वैल्यू, जैसे मान लो 2 3 5 आ गई, ये आंसर करो, सही ले लेता हूं, 3 4 5 ये ले ली मैंने। दो छोटी वाली साइडों को जोड़ो, क्योंकि राइट एंगल की लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये दोनों का स्क्वायर करना है अपन को, इनका, और इनको ही जोड़ना है, और इन दोनों का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर? अब आता है क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इसके नाम ए बी सी डी मान लूं, तो चार साइड बन रही है, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक ए डी बन रही है। चारों साइड में अपन देखेंगे, यदि चारों साइडें बराबर आ गई तो अपन क्या चेक करेंगे कि अपन या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, क्योंकि दोनों में ही आपकी चारों साइड। तो फिर कैसे पता करेंगे, तो फिर निकालेंगे इनका डायगोनल, क्या, ए सी और बी डी। अगर ये भी बराबर आ गए तो स्क्वायर है, और ये बराबर नहीं आए तो रोम्बस है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए तो या तो पैरेललोग्राम होगा और या फिर रेक्टेंगल होगा, यानी या तो आपका समांतर चतुर्भुज होगा या आयत होगा। और अगर फिर से चेक करेंगे ए सी बी सी, अगर ए सी समान है तो रेक्टेंगल और नहीं है तो पैरेललोग्राम। अगर ए सी और बी डी बराबर आ गए तो आपके क्या हो जाएंगे, आयत हो जाएगा, और नहीं तो रेक्टेंगल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। क्लियर? इसमें से ओटी भी आ सकती है, क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन करने के लिए एक तो डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, एक रेशियो निकालने वाला आता है, या कोई एक पॉइंट आता है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है 2,3 और 4,1 ये दिया। अब इसमें क्या है कि दोनों में कोई नंबर नाम नहीं देगा, नाम नहीं देगा, इसमें अपन ने ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी। एक को पी मान लो, एक को क्यू मान लो। सॉल्व करना है तो सबसे पहले x1 कितना हुआ 2, y1 कितना हुआ 3, x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। अपन को ए बी निकालना है, ए बी इक्वल टू वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस, पहले फॉर्मूला लिखोगे यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो, और अगर ओटी में करना है तो ना ये नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 यानी 2, 1 माइनस 3 यानी -2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये भी कितना हो गया 4। एक तरीका ये है, या तो इन दोनों को 4 को जोड़ो तो 8 हो गए, और 8 के फैक्टर करोगे तो 2√2 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार लिखेंगे, 3 बार में से अपन क्या करेंगे, दो जोड़ा बन गया, एक जोड़े को बाहर कर लिए, एक अंदर आ गया। जब दोनों वैल्यू सेम हो ना, इनको जोड़ोगे फिर फैक्टर करोगे तो बड़ी समस्या होगी। इसलिए एक काम किया करो, दोनों वैल्यू सेम है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया करो। अब क्लियर दिख रहा है कि 4 का √2 होता है, ये 2 का कुछ नहीं होता, तो ये आंसर आ गया, तो ये ज्यादा सही। अभी तो 8 तक 16 आ जाता और कुछ बड़ा नंबर आ जाता तो दिक्कत होती। क्लियर? डिस्टेंस निकालने में कोई परेशानी है नहीं है, यहाँ पे इकाई या यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है, उसमें 4 6 और 6 8 दिए, करना है। एक क्वेश्चन और दिया है, आया है 2020 में, 0,0 और 36,15 ये दिया है, और ये दिया है, तो अपन क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालना है। आगे बढ़े उस साइड, ये बता देना वहां से चाबी वगैरह बस। अब देखो ये दिया है, अब इसको हम पी क्यू माने या ए बी माने, कुछ भी माने, बैग इस पर रख लेना। तो इसको मैंने पी क्यू मान लिया, मान लो। अब मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है पी क्यू, तो ये अंडर रूट क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
तो x2 किसको, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 भी मान लोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, लेकिन जो चीज पहले आ रही है उसको 1 मानना। तो 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 में से 0 घटाएंगे, 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 बचेंगे कि माइनस 36 बचेंगे, 36 बचेंगे। तो अंडर रूट कितना आ गया, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ भी 15 बचेगा, तो 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 36 का स्क्वायर कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 3 का स्क्वायर 6 होगा, उनको लगता है कि इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नहीं करना है, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं ना उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3, इसका आंसर 6 नहीं होगा 9 होगा, समझ गए। तो ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके जोड़ देना है और जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखो ये कह रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, डायमीटर है, देखो इधर उसमें कुछ नहीं रखा, यहाँ देखना है, वो घर जाके देख लेना, ये डायमीटर है, डायमीटर सर्कल है, सर्कल में ये क्या होता है, डायमीटर होता है जो सेंटर से पास होता है, केंद्र से जो गुजरता है वो आपका क्या होता है ना, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, कैसे भी बनाओ। इसके वो कह रहा है 2 पॉइंट है ए और बी, और आगे कह रहा है केंद्र 2 और 3 है, ये वो मान लिया और इसके पॉइंट दिए 2, -3, और बी के निर्देशांक दे रहा है 1, 4, ए के निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको मैंने x1 और y1 मान लिया। ये क्लियर पता है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक मैंने अभी लिखे थे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो ये एक्स वाई है, ये x1 y1 है, और ये x2 और y2। x की वैल्यू कितनी है 2, x1 पता नहीं है, x2 कितना है 1, और अपॉन में कितना है 2, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4, ये 1 इधर माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x1, यानी x1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y कितना है -3 है, y1 पता नहीं, y2 कितना है 4, और अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई इससे किया कितना आ गया -6, y1 प्लस 4, -6 -4 y1, तो y1 इक्वल टू आ गया -10, यानी आपके ए बी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3 और -10। क्लियर है। मिड पॉइंट निकालना हो, मिड या ये सर्कल में निकालना हो तो मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है कि नहीं है, बता दूं, चल देखना है, बस घर जाके अपनी गाइड से सॉल्व करना है क्वेश्चन। हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे उसने दिया है सीधा सीधा a, b और -a, -b का मध्य बिंदु ज्ञात करो, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो मिड पॉइंट जैसे x, दोनों को ऐड करना है, इसको ऐड करना है किसके साथ, -a के साथ, और किससे डिवाइड करना है, x वाला x के साथ ऐड होगा, y वाला y के साथ। तो ए बी प्लस माइनस क्या हो गया, और अपॉन में ये क्या हो गया, ए और ए तो कट गए, तो आंसर क्या आ गया, y बराबर ये क्या होगा b माई प्लस माइनस बी और अपॉन में 2, तो ये हो गया आपका b माइनस बी अपॉन 2 बराबर क्या हो गया 0। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा पिछली कॉपियों में, एक सर ने बोला था x2 माइनस x1, तो -a और ये भी -a और अपॉन 2,
यानी -2a/2, 2 से 2 कट गया, -a आ गया। मिड पॉइंट भी निकाल दिया। अरे मिड पॉइंट में प्लस करते हैं, डिस्टेंस में माइनस करते हैं, दूरी जब निकालते हैं तब माइनस करते हैं, मध्य बिंदु में क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों। क्लियर? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया है, पॉइंट दिए हैं 2, -5 और -2, 9। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। देखो एक्स अक्ष पर मैंने अभी बनाया, ये एक्स अक्ष पे y0 होता है और y अक्ष पर x0 होता है। तो वो ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई एक पॉइंट है और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर दो बच्चे बैठे हैं तो मैं दोनों से बराबर दूरी पर हूं। इसका मतलब मैंने इसको ये मान लिया और इसको क्या मान लिया, और जो पॉइंट की बात कर रहा है वो एक्स अक्ष पर कह रहा है ना, तो एक्स तो होगा, y नहीं होगा। और ये P A से और B से बराबर डिस्टेंस पर है, यानी PA और PB दोनों कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस लिखा है उसमें, समदूरस्थ। तो PA निकालना, जब भी दो डिस्टेंस निकालना वही फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1। देखो इन दोनों को लेना है सिर्फ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, तो 0 माइनस तो पहले से ही दिया है, क्या हो जाएगा ये, प्लस, बराबर PB निकालना है, तो x माइनस, तो माइनस तो पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 0 - 9 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, काटते नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हट जाएगा। क्या बचेगा, x - 2 का होल स्क्वायर बचा, 0 और 5 क्या हो गए, 5, इधर बचा x + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9 कितना होगा, -9 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 30, सॉरी प्लस 36, सॉरी 9 9 जो 81, ये ठीक। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, -4x यहाँ पे है, इधर से 4x आएंगे तो ये भी माइनस के हो गए, इधर कौन बचा, 81 और 4 85, इधर 25 और 4 कितने हो गए, 29, 29 उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो गए। अब इधर तो हो गए -8x और इधर हो गए 56 बचेंगे, 85 में से 29 कम कर दोगे तो 56 बचेंगे। x बराबर निकालना है तो 56 के बटे में कौन आ जाएगा, -8, माइनस तो रहेगा, 8 का भाग 56 में देंगे तो कितना आ गया, 7। हमको P पॉइंट निकालना था, P क्या था आपका, x, 0, x की वैल्यू आ गई -7 और 0 अपनी जगह है 0। क्लियर? इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है वो आते हैं डिस्टेंस के, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर, P की डिस्टेंस देखना है तो PA बराबर PB। क्लियर है कि नहीं है? इसमें एक रेशियो वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वो कह रहा है x का y का मान वह ज्ञात कीजिए जो कि बीच की दूरी, जैसे एक P पॉइंट दिया है कितना, 2, -3 और Q दिया है 10, y, और वो कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, PQ होगी, और इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 10। अब PQ की निकालनी है तो वही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 y2 - y1 और बराबर में 10 लेके चलेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी है। एक रेशियो वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले मिटा दो इसको, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, चल। ये क्वेश्चन लिखा है कि बिंदुओं इतने और इतने, मैंने कहा कि और लगाओ बीच में, तथा लगाओ, तो ये आपके x1 y1 और x2 y2 है, यानी ये पॉइंट दे रहा है 5, -6, दूसरा दे रहा है -1, -4, ये दे रहा है, को जोड़ने वाली रेखा, यानी एक पॉइंट ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ना है, ए को और बी को। बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, बाई काट रहा है, इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो अपन ने एक सी पॉइंट मान लिया जो कि x 0 है और y बाय है।
किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो मैंने क्या कहा, भी रेशियो जब भी आपको मानना है तो k/1 मान लो, ठीक। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस ये आपके x1 y1 है, ये आपके x2 y2 है, ये आपके xy है। तो देखो x को तो x रहने दो, ये m1 m2 है, तो k -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस x बराबर आ गया -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। ऐसे y फॉर्मूला लगा, y बराबर क्या होगा, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। y अपनी जगह है, m1 k है, y2 कितना है, -4 है, और m2 1 है, y1 -6 है, बटे में k प्लस 1। y बराबर आ गया -4 k -6 बटे में k प्लस 1, यानी 2 पॉइंट आ गए। अब जो डिवाइड कर रहा है ना, वो दिया है 0, यानी x की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम यहां से हम देखेंगे कि -k प्लस 5 बटे में कितना था, k प्लस 1। ये किसके बराबर है, 0 के। इसको इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो केवल -k प्लस 5 बचेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे गुणा करना है। k को उधर ले जाओ तो काय के हो गए, प्लस के, इधर कौन बच गया, 5। ये k की वैल्यू कितनी आ गई। तो अपन को रेशियो निकालना था, रेशियो क्या था, k/1, k की वैल्यू 5 आ गई, तो 5:1 आ। उसने आगे इसमें और पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक भी बताओ। तो x तो हमको पता है कि 0 है, y निकालना है ना। क्या था y बराबर -4k -6 और k प्लस 1, -4 इंटू k की वैल्यू कितनी थी, -6 और k 5 प्लस 1, 4 पंजे 20 और 20 और 6 कितने हो गए, 26, 26/6, 2 से काट दो, -13/3। यानी जो सी पॉइंट आपने माना था, x तो 0 था, y आपका 13/3 है। ठीक है, रेशियो यदि निकालना है तो ऐसे ही करते हैं। रेशियो निकालेगा तो एक कंडीशन पक्का देगा, वो या तो x 0 देगा या y 0 देगा, या x के पॉइंट देगा y के नहीं देगा, तो कुछ ना कुछ तो देगा, जिससे आपकी k की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन भी आया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक, एक ए बी सी और डी। ए के पॉइंट दिए हैं 6,1 और इसके दिए हैं 8,2, इसके दिए हैं आपके 9,4 और इसके दिए हैं P और 3। पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं ये, अब P की वैल्यू पूछ रहा है। या तो हम ये करें कि ए बी सी सी डी और ए डी ये सब निकाल लें, और निकालने के बाद आमने सामने की साइडें कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो बराबर रख लें, वहां से शायद निकल आए, कोई इक्वेशन बनेगी, इक्वेशनों को सॉल्व करके और निकल आए। लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, है ना। तो हमको जल्दी से करना है। जल्दी से करने का मतलब ये हो गया कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना, विकर्ण, ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट मतलब बाइसेक्ट करते हैं, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। तो अगर हम इस डायगोनल की बात करें तो ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो पहले ए सी का निकाल लो, कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9 बटे में कितना 2, y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 4/2। फिर इनका निकालना है तो क्या आएगा, p प्लस 8/2, 3 प्लस 2, 2 प्लस 3/2। ये इसके मिड पॉइंट हो गए, मध्य बिंदु हो गए, और ये इसके हो गए। 6 और 9 कितने होंगे, 15, 15/2, 5/2, और इसके कितने हैं, p प्लस 8/2 और ये भी 5/2। y की वैल्यू तो सेम है दोनों में, तो किसकी वैल्यू बराबर बनानी है अपन को, x की। x की वैल्यू इक्वल करनी है तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 माइनस होगा कि नहीं 15 में से, तो 15 माइनस 8 किया तो क्या बच गया, p। तो p इक्वल टू कितना बच गया, 7।
यही आपसे पूछ रहा था। क्लियर? ट्राइंगल का मैंने बता दिया आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सूत्र बता दिया था। लेकिन एक इसमें समचतुर्भुज दिया, रोम्बस। रोम्बस में आपके रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2, विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यदि ये रोम्बस होता, मान लो ये रोम्बस, ये आपका ए बी सी और डी, इसमें आपको क्या करना है, चारों पॉइंट दिए होंगे। यदि आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो विकर्ण की लंबाई निकाल लेना, एसी की लंबाई और बीडी की लंबाई। एसी की लंबाई कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, और दोनों का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एसी इंटू बीडी। और क्षेत्रफल में स्क्वायर यूनिट जरूर लिख के आना, वर्ग इकाई। क्लियर? ये आपका 7 चैप्टर था। 8 चैप्टर में आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं, क्योंकि उससे ओटी बहुत आती है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या आएंगे, बहुत सारे आएंगे। 3-4 टाइप के उसमें क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ सॉल्व करके। फॉर्मूले याद करने हैं, लिखाने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है, बहुत लिखा लिया, आपकी गाइडों में दी है। चलिए 8 चैप्टर में अगर आपके पास मान लो ऑब्जेक्टिव भी दिया है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में था 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसी क्वेश्चन को मैंने ओटी में दिया था टेस्ट में, sec स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए दिया था कि नहीं, फुल टेस्ट हुआ था उसमें। देखो इसमें 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो sec स्क्वायर माइनस क्या हो गया 10 स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी पता है, यदि 1 + 10 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है तो वहां से वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो 9 और इसकी वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया। और अगर ये होता तो इसमें भी 5 × 1 क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो ये भी सॉल्व करना है आपको, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मेन क्वेश्चन क्या है कि एक तो आएगा आपका टेबल से, जैसे क्वेश्चन है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालना है। कब, जब आपको ये वाला डायग्राम दिया है तब। डायग्राम क्या दिया है, क्यू आर और पी, ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है, क्योंकि हमको तीनों साइडें चाहिए और 2 साइड देगा वो। तो इसमें देखो ये वाला नहीं पता, ये 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस में आप किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, किसी को भी बेस मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पड़ता है। तो देखो इसमें क्या होगा, आधार ये है तो क्यू आर स्क्वायर, ये लंब है पी क्यू स्क्वायर, और ये कर्ण है हाइपोटेनियस है पी आर। इसका नहीं पता अपन को क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू तो पता है 12 और ये पता है 13। क्यू आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना 24, 24 नहीं होता, अभी बता के बैठा हूं। 12 का स्क्वायर होगा 12 × 12 यानी 144। गर्दन हिला दी उसने, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये हो गया 144 और एक हो गया 169। क्यू आर स्क्वायर 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25, और क्यू आर बराबर कितना आएगा √25, तो क्यू आर बराबर कितना आएगा 5। आ गया। अब क्वेश्चन में जो चाहिए वो निकाल लो, क्या चाहिए पहले tan p। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परेशानी हो गई, क्या परेशानी हो गई, परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा, परपेंडिकुलर यहाँ मिलेगा जिस कोण को आप ले रहे हो उसके सामने। ये P लिया है ना आपने, tan P लिया ना, ये वाला P, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, तो ये हो गया 5 और ये हो गया बेस, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। और कॉट आर चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है B/P, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो अब ये आर अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। हमसे वैल्यू किसकी कह रहा है 10p माइनस कॉट आर की। 10p कितना आया इतना, और ये कितना आया इतना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्या बचेगा। क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, उसमें दे रहा है वो साइन ए इक्वल टू 3/4 और आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूं, आप देखते चलो। साइन थीटा बराबर दिया, साइन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कई बार क्वेश्चन को क्या है ऐसे मान लेते हैं कि P बराबर 3K मान लिया, H बराबर 4K मान लिया, K और के बाद में कट जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू नहीं होती वास्तव में, ये रेशियो है। ये क्या है रेशियो है, इसीलिए रेशियो के साथ अपन x लगाते हैं कि नहीं लगाते, यहाँ पे K लगा लेता है। तो डायरेक्ट भी मानना है तो मान लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर K मान के भी करना है तो वो भी कर सकते हो। नहीं नहीं, इतने सालों से तो पढ़ा रहे हैं। ये अब दिक्कत क्या है कि इसका ट्राइंगल का नाम क्या रखें, तो हमको आदत है एबीसी रखने की। अब एबीसी में ए कहां से शुरू करें, बी कहां से शुरू करें, सी कहां से शुरू करें, ये दिक्कत है। तो एक पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें दिया ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, है ना। तो उसमें लिख के दे रहा है वो राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, यानी बी आपको यहां लेना पड़ेगा कंपलसरी। ए और सी को कहीं भी ले लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एंगल ए दिया है, ए एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, या तो ये होगा ये होगा, या तो ये को यहां मानो या यहां मानो, तो आदत यहीं से पड़ गई है तो यहीं से मान लो। क्लियर, ये 90 डिग्री हो गया। अब परपेंडिकुलर कहाँ है, ये है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कहाँ है, ये है हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √7 आ जाएगा। पाइथागोरस क्या कह रहा है वो देख लेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो √7 आएगा। अब हमको चाहिए कॉस की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉस होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आ गया √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है √7, दैट इज आंसर। तो एक क्वेश्चन तो आपका इस तरह का आएगा पाइथागोरस वाला, ठीक। एक आएगा आपका टेबल से, जैसे क्वेश्चन दिया है इसमें, कहाँ गया, ये दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30, ये नहीं करा, दूसरा करा देता हूं, 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर, देखो 2 अपनी जगह, tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर लगाया तो इस पे स्क्वायर, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो गया, इसका मान भी √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू सेम है तो कट गई। 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 क्या हो गया 2, यानी आपको टेबल यदि याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, और यदि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्लियर, दो टाइप के क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लो। ये क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये है, वो कह रहा है एक, देखो पहले तो ट्राइंगल बना लिया हमने, बिना ट्राइंगल के तो सॉल्व होना नहीं है। वो कह रहा है ए और बी एक्यूट एंगल हैं, ए और बी कैसे हैं न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब ए यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, और बी ए यहाँ होगा तो बी कहाँ होगा यहाँ होगा, और सी हमने ये मान लिया। अब उसने एक कंडीशन दी है कि cos A बराबर cos B है, ये आपको दिया गया है गिवन दैट, ठीक। अब cos
थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, और ये भी आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब ये देखो कि बेस क्या होगा, ए के ये तो हाइपोटेनियस है और इसके सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा? ए सी। तो हमने इसकी जगह बेस लिखा और हाइपोटेनियस क्या लिखा? ए बी। अब एंगल क्या आ गया? बी। तो ये ले रहा है ना ये वाला, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या बचा? ये बी सी, और हाइपोटेनियस बदलता नहीं है, तो क्या होगा? ए बी। ए बी और ए बी क्या हो गए? क्रॉस हो गए। बचा क्या? ए सी इक्वल टू बी सी। नाइन्थ क्लास में दिया है कि अगर एक साइड है इक्वल है ट्राइंगल में, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए सी के सामने एंगल कौन सा बन रहा है? बी। और बी सी के सामने कौन बन रहा है? एंगल ए। इसको सही तरीके से लिख लो, एंगल ए इक्वल टू एंगल कोण ए बराबर कोण बी, और हेंस प्रूव यही सिद्ध करना था। क्लियर? ये आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन, दोनों में से एक तो ये दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। एक एग्जाम्पल में दिया है साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कुछ करके, है ना। उनके दोनों के आंसर आते सेम है, करते भी सेम है। हमको कुछ नहीं करना, tan दिया है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर tan दिया है तो इधर वाली वैल्यू भी tan में ही होना चाहिए, साइन दिया है तो साइन में होना चाहिए। tan दिया है तो tan में ये होती है 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री। डायरेक्ट नहीं लिखना है कि a प्लस बी बराबर 60, है ना, लिखना है ऐसे। तो अब आपको पता है कि tan से tan कट जाएगा, काटते नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हट जाता है। तो a प्लस बी बचेगा और इधर से क्या बचेगा? 60 डिग्री। ये आपने देखा कि tan a माइनस बी और ये है tan 30 की वैल्यू, तो यहां से a माइनस बी बराबर कितना बचा? ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, ये फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड है। बी और बी क्या हो गए? कैंसिल हो गए, तो a और a कितने हो गए? 2a, और 60 और 30 कितने हो गए? 90। 90 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? a का मान तो ये आ गया। a का मान आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इसमें रखेंगे तो a कितना है? 45। b निकालना है, a कितना है? 60। b अपनी जगह है 60 डिग्री माइनस 45, तो b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। ये आपका b बराबर 15 डिग्री आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी वाले, सर्व समीकरण वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। ये मैंने सिर्फ LHS नोट करे हैं। करने का तरीका क्या होगा? पहले LHS लिखोगे और इसके प्रूफ इक्वल में लाना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक, पहले इसको क्वेश्चन देखना है ध्यान से, कुछ भी दिया हो सबसे पहले उसको साइन और कॉस में चेंज करना है। अगर पहले से दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो हमको उनको क्या करना है? चेंज करना है। तो ये तो दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए,
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस प्लस से साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर रूट पूरे पे लगाना है, नहीं तो इतना छोड़ा। मैथ्स में अगर आपको सेकंड स्टेप पे यदि गलती मिल गई तो आगे क्वेश्चन चेक नहीं करेंगे, भले ही सही हो पूरा। इसीलिए गलतियों पर ध्यान रखना है। ये मत कहना सर स्क्वायर रूट ही लगाना तो भूल गए, माइनस ही की तो गलती है, गलती होती है। अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए तो ठीक है, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां से बचा 1 और यहां से बचा साइन ए, और अपॉन में क्या बचा, सेपरेट कर लो, 1 अपॉन कॉस ए हो गया और साइन अपॉन कॉस अलग हो गया। ये वैल्यू आपकी सेक हो गई और ये वैल्यू आपकी टेन हो गई। ये आपको यहां लिखना है RHS, फिर लास्ट में लिखना है LHS बराबर। इसमें भी साइन कॉस दिए पहले से, अच्छी बात है। एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, दोनों एलसीएम आ गए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कट गए। भाई यहाँ पे एलसीएम कोई अलग तरीके से थोड़ी लेते हैं। 5/3 प्लस 6/7 लिखा है मान लो, तो एलसीएम क्या लोगे, 3 और 7 का एलसीएम लोगे 21 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा है? तो यहाँ भी तो 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले कॉस से करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए का ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर अपनी जगह है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और 2 लगेगा तो 2 साइन ए आ जाएगा। अपॉन में कितना, वही 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जहां पे भी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिल जाए दोनों की वैल्यू 1 होती है प्लस में, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, एक 1 पहले से लिखा है 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इनटू, हर स्टेप में इक्वल जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। 1 और 1 कितना हो गया, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, क्यों, क्योंकि यहां से 2 से बाहर चला गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 तो खत्म, साइन बचा, और अपॉन में कितना है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, 2 अपनी जगह है, कॉस ऊपर जाएंगे तो ये होता है सेक के बराबर, ये आपका RHS। इन दोनों क्वेश्चन में पहले से ही साइन कॉस दिए थे, इसमें नहीं दिए, तो इसमें अपन क्या करेंगे, बदलेंगे, बदलते हैं। देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ध्यान से देखते चलना चुपचाप, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर तो ठीक है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम ले लें, क्या, साइन थीटा, साइन का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन। ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, पलट जाएंगे तो ये वाले साइन ऊपर पहुंच गए और साइन माइनस कॉस नीचे, प्लस कॉस अपॉन साइन अपनी जगह और कॉस ऊपर पहुंच गए तो नीचे बचे कॉस थीटा माइनस साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये बचा आपका साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस, अगर एलसीएम लेना है तो ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, या तो इसको कॉस माइनस साइन करो या इसको साइन माइनस कॉस करो। इसको साइन माइनस कॉस कर देंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस। एलसीएम ले लो, ये कॉस अकेला है, साइन अकेला है, और दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लो। देखो कॉस और ब्रैकेट खत्म, कॉस और ब्रैकेट खत्म, क्या बचा साइन, साइन का साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन क्यू थीटा है, और माइनस ऐसे साइन ब्रैकेट खत्म, कॉस बचेगा, कॉस से करेंगे तो कॉस क्यू हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, कौन सा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऊपर क्या आएगा साइन माइनस कॉस, और ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस साइन कॉस, अपॉन में तो वही रहेगा जो था, क्या था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, फिर इसका डिवाइड कर देंगे तो 1 के अपॉन में ये दोनों आएंगे और इसके अपॉन में, इससे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन साइन की जगह लिख देंगे कॉसेक और 1 अपॉन कॉस की जगह लिख देंगे सेक, तो आपका आरएचएस आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसके बाद आपका 9 चैप्टर कर लोगे। 9 चैप्टर में आपको डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन बहुत सरल है, और 9 चैप्टर बनाना नहीं आया तो दिक्कत है। उसमें 3 डेफिनेशन आपको याद करनी है, एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये तीनों डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो मैंने कल भी बताया था आपको। अगर हाइट शैडो के बराबर है 30 डिग्री, अगर हाइट का रूट 3 टाइम्स है तो 60 डिग्री, और शैडो का रूट 3 टाइम्स है तो 30 डिग्री, यानी ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर है तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। ऊंचाई का रूट 3 गुना है तो 60 डिग्री का बनेगा, और यदि उसका छाया का रूट 3 गुना है तो 30 डिग्री। ये आपके कोण बनते हैं। इसके बाद कुछ सवाल है, मैं 1-2 सवाल बता देता हूँ। ये कह रहा है एक सर्कस कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। अब सर्कस कलाकार की जो रस्सी होगी वो एकदम से आसमान से तो बंधी नहीं होगी ऐसे सीधे, है ना, ऊपर किसी चीज से बंधी होगी और नीचे भी किसी चीज से बंधी होगी। तो ऊपर वो कैसे बांध रहा है, खंबे से। खंबा कैसा होता है, सीधा, तो ये हमारा खंबा हो गया, ये जमीन है। अब या तो जमीन इस तरफ भी होगी, इस तरफ बांधेगा या इस तरफ बांधेगा। मान लो इससे और रस्सी को जमीन पे उसने बांध दिया, और जमीन इसकी लंबाई कह रहा है वो 20 मीटर, ठीक, और ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री के कोण पे झुकी है रस्सी। नीचे से ऊपर देखोगे तो 30 डिग्री, ऊपर से सॉरी उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल, और ऊपर से नीचे देखोगे तो डिप्रेशन एंगल अवनमन कोण। तो नीचे से 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसकी खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखो डिटेल में लिखने के लिए टाइम नहीं है, क्या लिखोगे, माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर है, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज h मीटर, देन ट्राई लिख दोगे लेंथ ऑफ द रोप इज 20 सेंटीमीटर, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है ना। देन ट्राइंगल ए बी सी, इसका नाम रख देंगे ए बी सी, फिर क्या टेन कॉस साइन जो भी लग रहा है वो लगा देंगे। अब लगेगा कौन सा फॉर्मूला, ये दिक्कत है। तो हमको दिख रहा है कि हमको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, लंब पता है और कर्ण पता है, और लंब और कर्ण कै में आते हैं, साइन में। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू 1 बटे, ये हो गया 2 का गुणा h से कर दिया और 20 का गुणा 1 से कर दिया। h बराबर 20 के बटे में कौन आ गया, 2 का भाग देंगे कितना आ गया 10 मीटर। जो चीज आपने लेट करके लिखी थी, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज h मीटर, वही चीज हेंस करके लिखना है, हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर।
अतः खंबे की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, ये आ गई 10 मीटर। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक है, एक प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये चिमनी को देख रहा है और चिमनी इससे 28.5 मीटर दूर है, 28.5 मीटर अवे है। अवे मतलब दूर, ये दूर हो गई। यहाँ पे चिमनी वो वाली नहीं, घर में जलाते हैं वो वाली, वो तो इतनी बड़ी होती है ना। चिमनी वो फैक्ट्रियों में लगी होती है, वो उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। और क्या कर रहा है, देख रहा है तो अपनी आंख से, और चिमनी के शीर्ष का कोण बना रहा है ये। तो यहाँ पे एक इमेजिनेशन लाइन होगी, कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। ये यहाँ से 28.5 मीटर दूर है, तो जब ये 28.5 है तो ये भी 28.5 मीटर होगी। चिमनी की ऊंचाई कह रहा है, तो मैंने चिमनी की ऊंचाई h मान ली, पूरी मान ली। मुझे तो ट्राइंगल ये बनना है ना, ये वाला, मुझे इससे क्या मतलब, निचले वाले से मुझे यहां से और यहां तक की हाइट चाहिए। टोटल हाइट कितनी है, h, और इसमें से कितनी कम हो जाएगी, क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब टेन 45 डिग्री। लंब बटे आधार यानी h माइनस 1.5 अपॉन 28.5, इसकी वैल्यू 1, h माइनस 1.5 अपॉन 28.5, इसका गुणा इससे कर देंगे तो 28.5 इक्वल टू h माइनस 1.5। ये 1.5 इधर आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 28.5 और 1.5 कितने होते हैं, 30, h बराबर 30 मीटर इसको चेंज कर। अब मान लो ये क्वेश्चन ओटी में आ जाता, तब क्या करते, तब ये इतना काम थोड़ी करते, 5 मिनट खराब थोड़ी करेंगे, वहां 5 सेकंड में आंसर निकालना हमको। देखो डायग्राम तो बना ही लेंगे रफली जल्दी जल्दी। कल की बात याद रखो, क्या बोला था मैंने, अगर 45 डिग्री का कोण बनना है तो ऊंचाई और आधार दोनों बराबर होंगे, यानी ये और ये कैसे होंगे, बराबर। तो ऊंचाई कितनी है h और आधार कितना है 2.5, ये इधर जुड़ जाएंगे तो 30 आ गया कि नहीं, बोलो हाँ। कुछ करना ही नहीं। क्लियर। एक पेड़ वाला क्वेश्चन है, भाई जल्दी से सॉल्व करना सीखना ना, थ्योरी डिटेल तो तुम लिख ही लोगे, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ सॉल्व करने कैसे, रिवाइज करा रहा हूँ एक तरीके से। डिटेल लिख कराऊंगा तो मैं एक अभी एक चैप्टर भी नहीं करा पाऊंगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ है, अच्छा वाला था, बेचारा जमीन पर खड़ा था ये, है ना, आंधी आई यहां से टूट गया और टूट के ये गिर गया। लो ये अब इमेजिन कर लो कि पहले ऐसा था, अब नहीं है, और जब ये जमीन पे झुका तो यहाँ पे कोण बना रहा था ये 30 डिग्री का, ठीक। और क्या दिया, 8 मीटर, ये जहां पे खड़ा था ना वहां से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को छू रहा है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की कुल ऊंचाई अकेली ये है कि ये और ये दोनों है, दोनों है ना। मैंने इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y मान लिया। तो पेड़ की जो हाइट है ना वो टोटल है x प्लस वाई, यानी मुझे x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब मेरे पास तीन चीजें हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। तो दो साइड अगर ले रहे हो तो एक साइड तो ऐसी लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू आपको पता है, बेस पता है आपको। तो एक बार बेस को इसके साथ ले लो तो ये क्या हो जाएंगे, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार काय में होता है, tan 30 में। लंब इतना है और आधार इतना है। tan 30 का मान 1/√3, x बटे 8, x तो यहीं रहेंगे, 8 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो 8/√3। एक बार इन दोनों को ले लें, क्या ले लें, आधार बटे कर्ण, कोस, आधार बटे कर्ण, ठीक। तो cos 30 कितना होता है, √3/8/y। y को भेज दो यहाँ, 2 को भेज दो यहाँ, तो 16, और √3 कहाँ जाएंगे, इन दोनों को क्या कर लें, तो देख लो 8/√3 तो x आया था, 16/√3 ये आया है,
√3 क्या आ गया एलसीएम, 8 और 16 क्या होगा, जुड़ गए, कितने हो गए, 24/√3। अपॉन में 0 और रूट की वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्या करें, रेशनलाइज कर दें, √3 का गुणा ऊपर √3 का गुणा, ये दोनों √3 मिलके कितने बनाएंगे, और 3 से 24 कितनी बार कट जाएगा, तो 8 √3 पेड़ की ऊंचाई थी। समझ गए। कभी कभी क्वेश्चन वो डबल एंगल का भी दे सकता है, तो डबल एंगल के में तो 2 ट्राइंगल बनेंगे, और 2 ट्राइंगल बनेंगे तो उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं है। 10 चैप्टर है आपका सर्कल। ठीक है, सर्कल में वो वाला सर्कल नहीं है कि आपको सरकमफ्रेंस निकालना है, आपको डायमीटर निकालना है, या आपको फिर एरिया निकालना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं है। सबसे पहले क्या है कि ये मान लो सर्कल है, इसमें 3-4 चीजें हैं, वो आप समझ लो तो ये समझो कि आपका 1-2 नंबर का ओटी तो आपका क्लियर है। पहला तो ये है कि यदि सर्कल के बाहर कोई आपने पॉइंट ले लिया, ठीक, इस पॉइंट से इस सर्कल पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, है ना। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर केवल 2 स्पर्शज्या खींची जा सकती है। ये वही टेंजेंट है जो अभी थोड़ी देर पहले आप ट्रिग्नोमेट्री में स्पर्श टेन पढ़ के आए हो। टेंजेंट है उसका पूरा नाम, शॉर्ट में पढ़ते हैं टेन। ये आपने पी है, ये आपका ए है, और ये आपका बी है। ठीक, तो P से A और P से B ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर भी होती हैं। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से यदि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वे स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से यहां तक की लेंथ बराबर होगी। दूसरा क्या है कि आप केवल एक सर्कल से, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच सकते हो, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ये जो वृत्त है ना, इस पे मान लो एक स्पर्श रेखा मैंने एक खींच दी, जिस जगह पर ये इसको छू रहा है ना, टच कर रहा है, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। दूसरा, एक सर्कल पर कितने समानांतर स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो केवल 2। इसके समानांतर खींचना है तो केवल ये खींच सकते हैं। अगर इधर खींच रहे होते हम मान लो, तो इधर एक है तो एक इधर, ये बस। ठीक, एक टेंजेंट पर, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो बहुत सारे, है ना। और यदि सेंटर से यदि टेंजेंट पर अपन एक लाइन डाल दें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। क्लियर। मान लो किसी सर्कल को कोई लाइन ऐसे काटते हुए चली जाए, इसको बोलते हैं सेकेंट, छेदक रेखा छेद करते हुए जा रही है। छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, 2 पर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मान लो मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये ओ मान लिया। वो कह रहा है कि ये स्पर्शज्या की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उस बिंदु की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये क्या है, आपका 90 डिग्री एंगल बनना है। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो रेडियस निकलेगी वो 5 सेंटीमीटर की निकलेगी। ठीक, एक रेडियस आपके क्वेश्चन में निकाली है 119 सेंटीमीटर, कर लेना इसको ताकि वो आ जाए आपको, है ना। तो आपकी वो आपको आया, उसको बिठा लेना, वो आ रहा है बड़े। तो ये आपको क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, एक तो सर्कल में रेडियस निकालने के, या हाइपोटेनियस निकालने के, या आपको इसकी टेंजेंट की लेंथ निकालने के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, दूसरा एंगल निकालने के लिए भी आ सकते हैं। अब मान लो आपके पास ये सर्कल है, ध्यान से देखना, इससे ये बाहर के किसी पॉइंट से ये आपने टेंजेंट खींच लिया, और एक टेंजेंट ये खींच लिया, ये सेंटर है, सेंटर से ये, और ये सेंटर से ये,
ये P मान लिया मैंने, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये O मान लिया। वो कह रहा है दोनों टेंजेंट 80 डिग्री के एंगल पर सबटेंड है। दोनों स्पर्शज्या के बीच का कोण कितना दे रहा है? 80 डिग्री। यानी ये वाला कोण दे रहा है कितना? 80 डिग्री। और ये तो हमको पता है कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ये तो। ये पूछ रहा है केंद्र पर कितना कोण बनेगा। ध्यान से देख लो, यदि इसको मैं भी इसमें मिला दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल बनना है कि नहीं। देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, क्वाड्रिलेटरल बनना है। और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चार देख लो कौन कौन से हैं। एक है 80, एक 90, दूसरा भी 90, तीसरा चौथा निकालना है। और अगला कितना हो गया? 9 दूनी 18, 180। 180 और 80 कितने हो गए? 200। अरे 260। और 260 को इधर 360 में से माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 100। यानी कि यहाँ पे यदि 80 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पे कितना बनेगा? या तो वो ये दे के ये वाला पूछेगा, यही वाला दे के ये पूछेगा। हमको तो चार और जोड़ के 360 कर देने हैं, कहानी खत्म। क्लियर है? तो इसमें आपको ओटी एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले हिंदी में कर रहा हूँ, फिर इंग्लिश में कर रहा हूँ। सर्कल के किसी भी बाहरी एक बिंदु से एक सर्कल पर केवल दो वृत्त, किसी वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होंगे। यदि कोई रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए उससे गुजर रही है तो उस रेखा का नाम छेदक रेखा होता है और वह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त पर के दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा 90 डिग्री के कोण यानी परपेंडिकुलर लंबवत होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए सर्कल, यानी एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है, उससे एक सर्कल पर केवल दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, इक्वल होगी। यदि कोई लाइन सर्कल को पास करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए पास हो रही है तो वो सेकेंट होता है, उसका नाम होता है सेकेंट। वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट पर। जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रही होती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और आपका यह पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन मैं भी बता दूंगा, ज्यादा ओटी के लिए इतना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 में क्या है? निकालो तो जरा। एरिया ऑफ सेक्टर वाला। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये ना, देखो ये आपका सर्कल होता है, ठीक। सर्कल के में से बिल्कुल आप केक की तरह कुछ काट लो हिस्सा, ये आपने काट लिया ये, ठीक है। ये ओ है, ये ए है और ये बी है। भाई ये वाले हिस्से को कहते हैं अपन सेक्टर, और सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड नहीं, त्रिज्य खंड। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये त्रिभुज अलग हो गया, ट्रायंगल अलग हो गया, ये वाला हिस्सा बचा, इसको बोलते हैं सेगमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्त खंड, ठीक। दो फॉर्मूले हैं इसमें, एक तो है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी? थीटा अपॉन 360 डिग्री और इंटू 2 पाई आर। और एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको होते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस आपके 4 सेंटीमीटर है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री, अपॉन कितना दिया? 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में देगा,
अपॉन ब्रैकेट में वो नीचे जाके दे देता है पाई की वैल्यू, नहीं देता तो 22/7 यूज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 22/7 यूज कर ले। आर कितना है 4, 4 को कितनी बार लिखूंगा मैं 2 बार। तो ये तो 0 से 0, 6 1 जा 1, 6 6 या 36 काटना है काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6 ऊपर हो गए, इनका तीनों का मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 और 3 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, ये तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। एक घड़ी की सुई वाला है, वो कह रहा है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है। घड़ी की सुई की लंबाई इसलिए ली है, मिनट वाली की क्यों नहीं ली, सेकंड वाली की क्यों नहीं ली, क्योंकि सबसे लंबी वही होती है मिनट वाली सुई, और उसको अपन रेडियस मान लेते हैं। ध्यान से देखना, ये 12 है, मान लो 12 बज रहा है और ये आओगा 1 बज गया, इनके बीच में ही तो 5 मिनट होंगे। अब अपन को एंगल नहीं दिया इसमें, जो मिनट हैंड दी है, सुई दी है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में, और 14 सेंटीमीटर ये अपने लिए काय का काम करेगी, रेडियस का। एंगल नहीं दिया, तो एक तरीका तो ये है कि आपके 5 मिनट का आंसर निकालना है, कितने में से 60 मिनट में से। भाई पूरा आपको निकाल रहे हो तो पूरा कितना 60 मिनट तो होते हैं, तो इनटू क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपको पता है, हो रही है ना। तो आर स्क्वायर, तो ये आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये हो गया जो आपकी गाइड में दिया। दूसरा मान लो कोई पूछे नहीं सर मैं तो एंगल से ही करूंगा, एंगल बताओ कितना होता है। एंगल अपन को निकालना है तो टोटल एंगल कितना होता है। अब ये बताओ कि 5-5 मिनट के ऐसे कितने सेक्टर बने होते हैं घड़ी में, 12, 12 से भाग दे दिया तो 12 से 36, 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री रख लो। देखो ये 5/60 का मतलब कितना 1/12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अपन को सीधा सीधा ये भी पता था कि एक सेक्टर दिया है 12 सेक्टर में से, तो 1/12 इंटू पाई आर स्क्वायर भी कर सकते थे। किसी का मन इसमें नहीं लगा सर 5 मिनट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो ये बताओ, तो ये आ गया। किसी को लगता नहीं मैं तो एंगल से ही करूंगा, एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, 30 कितने में से 360 में से, और ये देखो 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 एकम 3 3 नीचे 1/12 तब भी आ रहा है, कैसे भी कर लो। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ ले या मेजर सेक्टर पूछ ले, तो इसके लिए क्या करना होगा। देखो क्वेश्चन दे रहा है कि उसने क्वेश्चन ही नहीं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ है। देखो एंगल दे रहा है वो 30 डिग्री का, और रेडियस दे रहा है 6 सेंटीमीटर। पहले पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू उसने दी है 3.14 और आर कितना है 6 इंटू 6। क्लियर है इतना तो। 0 से 0 और 3 से 1 कट गया 12 और 6 से 1 कट गया 2 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जितना कट रहा है उतना काट दो, 2 से काट दो 3 बार, तो डायरेक्ट कितना, तो फिर इसका मतलब वैल्यू अलग दी है क्वेश्चन में, है ना। इसका मतलब समझ में आ गया ना, ये तो सेक्टर का था। अब अपन को निकालना मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा है, ये वाला। अब इसके दो तरीके हैं कि पहले तो आप पूरा का निकाल लो, पूरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इतना हमको पहले ही पता चल चुका है, कोई वैल्यू मैंने अलग ले लिया, उसका आंसर 4.19 आता है, आपकी बुक में दिया है क्वेश्चन। तो ये अपन निकाल चुके, तो इस पूरे के में से इसके माइनस को क्या कर, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। कोई कहेगा सर अगर याद नहीं आया पाई आर इसको तो क्या करेंगे, तो तुमने क्या किया इसका तो निकाल लिया ना 30 डिग्री से, और टोटल कितना होता है, तो दूसरी बार एक सवाल और कर लो, 360 में से 30 डिग्री कम कर दो, 330 डिग्री आ गया। जहां तुमने 30 डिग्री रखा था वहां इस बार क्या रख दो 330, वही पाई आर स्क्वायर फिर लगा दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आता है एरिया ऑफ सेगमेंट।
ये आपका सर्कल है, ये सेक्टर है, हमको सिर्फ इसका एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर में से किसका एरिया कम कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया कम कर देंगे। ठीक, अगर मान लो ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कोण 60 डिग्री का दिया है, तो ये भी 60-60 के ही होंगे। क्यों होंगे, कि देखो तीन कोण है, एक 60 है, इसका और इसका हमको पता नहीं है कितने हैं, तो ये तो पता है ना कि ये साइड में बराबर है, और साइड के इक्वल अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इसको भी x मान लिया और इसको भी क्या मान लिया, तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 180। ये होगा 2x, 180 में से 60 कम कर दो, 2x बराबर 120, 2 से कितनी बार कट गए, 60, यानी ये 60, ये 60, ये भी 60 आ गए। और 60-60-60 का मतलब क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसका फॉर्मूला तो ये लग जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका लग जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। इसका आंसर में से इसके आंसर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, बता दूं इतना। कुछ फॉर्मूले आप लिख लेना, अगले चैप्टर में मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो आपको हमेशा पूछता है 2-3 फॉर्मूले। तो क्या है, सरफेस एरिया के फॉर्मूले तो आपकी बुक में दिए हैं, CSA और TSA दिए, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दिए, काहे के नहीं है, वॉल्यूम के। मैं लिख रहा हूं, लिखते जाना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी हिंदी में क्या लिखोगे, घन का आयतन, ये हो गया आपका ये क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख लो, उसमें घनाभ, इसको कहते हैं घनाभ, L इंटू बी इंटू, इसको कभी कभी LQ भी कह देता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद क्या बचा, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ये तो रिलेशन हो गया, अगर निकालना है तो L बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले एक एक दो दो बार आए हैं पेपर में। ठीक, एक और लिख लेना, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड या फिर ए स्क्वायर। अगर वॉल्यूम है, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिखना है, और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वगैरह है तो स्क्वायर लिखना। ये आपका है। इसके 2-3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं आपको करा देता हूं, पहले नोट कर लो जल्दी से।
10 चैप्टर में आपकी 2-3 थ्योरम दी हैं, अध्ययन में दी हैं, 2-3 शुरुआत में और एक बीच में। वो बिल्कुल ये मान लो याद कर लो, रट लो। ठीक, देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा। एक कैप्सूल है, कैप्सूल ऐसा होता है, ठीक, और उसने बोला भी है कि दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, यानी आधा आधा है, और बीच में सिलेंडर है, बेलन है। इसकी टोटल लंबाई दी है उसने, कितनी दी है? 14 mm। इंसान का है इसलिए mm में दिया है, जानवरों को होता तो सेंटीमीटर में देता है। और डायमीटर दिया है 5 mm। कैप्सूल हो गया। अब डायमीटर दिया है तो डायमीटर से हम क्या निकालते हैं? रेडियस। डायमीटर 5 है तो रेडियस आ जाएगा 5/2 mm। जल्दी से काटा नहीं करो वैल्यू को, क्योंकि हमको पता है कि रेडियस यदि आएगी तो पाई जरूर आएगा, और पाई आएगा तो 22/7 आएगा, तो या तो नीचे वाली संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, तो आसान हो जाता है कैलकुलेशन। इसमें ये पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा इसका। तो सरफेस एरिया यदि हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आधे का 2πr², और इसका भी होता है 2πr², और इसका होता है 2πrh। तीनों जोड़ लेंगे अपन, इसको प्लस इसको और प्लस इसको, तीनों को जोड़ लेंगे, निकल आएगा। अब दिक्कत क्या है, इसमें तो हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस हमने निकाल ली। इसमें भी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस हमने निकाल ली। इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, वो हाइट हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे? हाइट कहां से कहां तक है? यहां से टोटल कितना है? 14। 14 में से इसकी ये भी तो रेडियस ही है, तो 1/5/2 इसका कम हो गया, 1/5/2। 5/2 का मतलब क्या होगा? 2.5, ढाई, ढाई और ढाई 5। 14 में से 5 कम कर दोगे, कितने बचेंगे? 9। यानी h बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो इसमें बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और गुणा भाग करना है, और कुछ नहीं करना। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है वो कि एक सिलेंड्रिकल शेप है ये, ठीक, इसमें क्या किया गया? उसने ये कोण काट लिया गया, ये काट लिया। कोण काटने के बाद अपन क्या करेंगे? ठोस है ये, तो पहले तो इसका बाहर वाले का वो क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh। फिर कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πrl। अब ये बेस भी तो है ये वाला, एक तरफ से तो खोखला कर दिया, एक तरफ का बेस बचा, तो क्या बचा? πr²। अब देखो क्वेश्चन में आपको हाइट दी है, डायमीटर दिया, तो रेडियस निकाल लेंगे। क्या नहीं दिया? एल। एल कैसे निकालेंगे? r² प्लस h²। ठीक, आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? डायग्राम आना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला आना चाहिए, तब क्वेश्चन होगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, 2023 में ही पूछा है उसने, देखो बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर अर्धगोला ऐसा बनेगा। अर्धगोला क्या होगा? ये, ठीक, और इस पे क्या बनेगा? ये कह रहा है कि इस पे कोण बनी हुई है एक, इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है ना, 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए इसकी हाइट भी उतनी है जितनी की इसकी रेडियस है, तो ये भी कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? वो कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोण को फिक्स किया गया है, तो ये हेमीस्फीयर है, इस पर एक कोण फिक्स कर दिया। शंकु, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी हाइट इसकी रेडियस के बराबर है, बराबर कर दी। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्या निकालना है? वॉल्यूम। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr³। और ऊपर क्या है? कोण, और कोण का वॉल्यूम क्या होता है? देखो बताओ,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, मैं अभी एक क्वेश्चन और बता, पिछले कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन छूट गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ये आपको जब भी सरफेस एरिया पूछे तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगाने हैं, और वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम के लगाने हैं। आयतन पूछ रहा है तो आयतन के लगाने हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लगा रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये याद इसलिए कर लेना क्योंकि 2 या 3 इनमें से लिखने को आएंगे। ठीक, ये कोटि तुम्हारी बुक में ही दी है, मैं उस ओटी को लिख देता हूं पहले, तो ये देख लो, थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर, थीटा की जगह पी लिखा हुआ है, पी अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, नहीं 720, एक और दिया पी अपॉन 360 360 इंटू पाई आर, और एक और लिखा पी अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, आया भी है और बुक में भी दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, हमने अभी लिखा था एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये बिना आर स्क्वायर वाले ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए, ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। कौन कौन से, ये 2 पाई आर वाले और पाई आर वाले, तो या तो इसमें से होगा, या तो हमने देखा कि थीटा अपॉन 360 360 होता है, 360 होता है, दोनों में ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों आंसर ही क्वेश्चन ही गलत दिया है, ऐसा नहीं है। हमने पता है कि थीटा बटे 360 होता है, लेकिन संग में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है बोलो, लेकिन 360 नहीं है, तो ये भी नहीं है। पाई आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दे रहा है, दे रहा है, और पाई एक्स्ट्रा दे रहा है, इसको 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। तो आ गया थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपके सरफेस एरिया वाले सवाल हो गए। इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ध्यान से समझ लो, आपकी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगी यदि आज का आपने याद रख लिया तो। देखो चलिए, देखो एक तो ये पूछता है वो आपसे कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी है कौन सा नहीं है। एक पूछेगा कौन सा है और कौन सा नहीं है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी है, विच वन इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, और कौन सा नहीं है, यही पूछेगा। तो इसके लिए आपको तरीका होता है कि प्रोबेबिलिटी कभी, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना किसी काम को करने की, 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, 0 से कम नहीं होती। 0 से कम नहीं होने का मतलब है माइनस में आंसर नहीं आएगा, निगेटिव आंसर नहीं होगा, आंसर में कहीं माइनस लगा हो ना ओटी में, वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा 1 से ज्यादा नहीं होगी, तो 1.2 1.9 या 2.3 ऐसे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि 1 पॉइंट का मतलब है 1 से ज्यादा, तो ये तो 2 पॉइंट है तो 1 से वैसे भी ज्यादा है, तो ये भी नहीं होंगे। क्लियर? मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पे 0.8 0.9 15%, 99%, 104%, 8/7, 2/3 और 2.3। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। हमने क्या कहा, 0 से कम नहीं होती तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा, खत्म कहानी। फिर दूसरा देखा कि 1 पॉइंट कुछ हो या 1 से ऊपर पॉइंट में कुछ हो तो नहीं होगा, यानी ये 2.3 नहीं होगा। 0 पॉइंट में कुछ भी होगा तो होगा, ये 0 पॉइंट में 8 है तो ये होगा। ठीक, अब बात फंस गई परसेंट पर और फ्रैक्शन पर। सबसे पहले हम परसेंट की बात करते हैं।
परसेंट में जब भी वो आएगा प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ये होगा कि यदि परसेंट 100% तक दिया है, 1%, 0% से लेके 100% तक दिया तो होगा। क्यों होगा? देखो, मैंने 15% सॉल्व किया तो 15/100 आएगा, जो कि 0.15 आ रहा है, एक से तो कम ही है। मैंने 99% लिखा, परसेंट हटाया तो 100 से डिवाइड 0.99 आया, ये भी होगा, ये एक से कम है। मैंने 100% लिया तो 100/100 लिया तो कितना आ गया? एक आ गया, तो एक तो होती है। मैंने 104% लिया अपॉन में 100, तो 1.04 आ गया, और 1 पॉइंट कुछ होता नहीं है। यानी कि या आपको यदि परसेंट में प्रोबेबिलिटी पता करना है तो 100% तक यदि दिया है तो होगी वो प्रोबेबिलिटी, उसके बाद नहीं होगी। अब आती है बात फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन में वो प्रोबेबिलिटी होगी जिसका ऊपर वाली संख्या कम हो। न्यूमरेटर की संख्या यदि डिनोमिनेटर से कम है, यदि अंश की संख्या हर से कम है तो होगी। देखो, 2 छोटा है 3 से, ये होगी, और ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कारण देखो, ये क्या है? 8/7 है, यानी 7 का आपको 8 में डिवाइड करना है ना। 7 बन जा, कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 बन जा 7, 3 बचा, 1.1 हो गया, एक से तो ज्यादा ही निकल गया। इसको करते हैं, 3 का डिवाइड करेंगे 2 में, 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, ये 18 आ गया, ये 2 बचा, फिर से 6 18, यानी 0.6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी पहचान लोगे कब होगी कब नहीं होगी, छोड़ोगे तो नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जब कोई काम हो सकता है, पॉसिबल इवेंट है, कोई घटना घटित तो हो सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती हो 0। क्लियर? कैसे? एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है, हेड तो आ सकता है भाई, हेड और टेल ही तो होते हैं, चित तो पट्टी तो होते हैं, तो आ सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एक डाइस को थ्रो किया, डाई आपका जो पासा है लूडो वाला, उसको आपने थ्रो किया, फेंका, उस पर 7 आने की प्रायिकता बताओ। नहीं आ सकता ना, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही तो होते हैं, उस पर 7 नहीं आ सकते, तो क्या होगा? इम्पॉसिबल। फरवरी में 30 दिन होने की प्रायिकता कैसी है? पॉसिबल के इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है ना। अगर 29 की उत्पाद का आता तो हो सकता है। तो क्लियर है ना? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन बताता हूं जो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अच्छा, 0 और 1 के बीच में क्यों होती है प्रोबेबिलिटी? ये भी तो एक कारण है। देखो, मान लो आपका 10 नंबर का टेस्ट हुआ, ज्यादा से ज्यादा तुम कितने नंबर ला सकते हो? 9.9। अरे 10 में से 10 ला सकते हो ना, 10 में से ज्यादा। वो इसको खुद पर ही भरोसा नहीं है, इसको 9.9 तक ही भरोसा है, मतलब ये 100 ला ही नहीं सकता। आते हैं 100 बेटा, आते हैं। हाँ, तो फिर क्यों नहीं आ सकते? 100% आ सकते हैं ना, यानी 10 में से 10 आ गए, 10 पे 10 का डिवाइड करेंगे, कितना आया? अब इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। और कम से कम कितने आएंगे? 0, यानी 0 नंबर यदि आए 10 में से, तो आंसर कितना आया? तो ये आपकी संभावना तो है ही, और क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आपके रिजल्ट की कितनी संभावना है, वो है। या तो आप 0 लाओगे या 1 लाओगे, इससे कम, इसके बीच में ही अटकोगे ना, तो इससे नीचे जा सकते ना इससे ऊपर जा सकते। क्लियर? वो एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं कि माइनस मार्किंग होता है, माइनस में चले जाए, वो एक अलग कहानी। चलिए, एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि कोई भी काम होने की प्रायिकता होती है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और किसी काम का नहीं होना पीई नॉट, या तो नॉट लिखते हैं या बार लगाते हैं, दोनों मिलके 1 होती है। टोटल सम कितना होता है? 1। ठीक, जैसे मान लो आपका भाई, अभी टेस्ट पे ही आ जाते हैं, 10 नंबर का टेस्ट था, 2 ही काम होंगे, या तो नंबर आए होंगे या नहीं आए होंगे। मान लो आपके 8 नंबर आ गए, और कितने नंबर नहीं आए? 10 में से 2 नहीं आए, तो आना और नहीं आना दोनों को क्या किया? प्लस किया। 10 कितना आ गया? एलसीएम ऊपर कितना आया? 8 + 2, 8 + 2 कितने हो गए? 10/10, यानी कितना आया? 1। यानी किसी काम का होना और नहीं होना दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। अब पेपर में या तो पीई की वैल्यू देगा या पीई नॉट की वैल्यू देगा। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे
वो कह रहा है क्वेश्चन में कि पीई इक्वल टू 0.05 है, पीई नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब भी आपसे पीई पूछे तो 1 माइनस पीई नॉट लिख देना, और पीई नॉट पूछे तो 1 माइनस पीई कर देना, यानी जो दिया है ना उसको माइनस कर देना एक में से। तो हमको निकालना क्या है, पीई नॉट निकालना है ना। किस में से निकालना है, 1 में से माइनस करना है पीई को। तो 1 में से किसको माइनस करना है, 0.05। बस पूरी कहानी यहीं अटक जाती है। सवाल तो 2 नंबर का है, लेकिन गलती फिर भी हो जाती है, माइनस करना नहीं आता। कैसे करते हैं माइनस कई लोग, 1 में से माइनस करना है, कैसे करेंगे, 0.005 ऐसे ही करेंगे। हाँ देखो, मुझे पता है ना, गर्दन जल्दी से लाई, ऐसे नहीं करते भाई। पॉइंट बिना, ये बिना पॉइंट का है, इसमें बिना पॉइंट का कौन है, 0, तो 1 के अपॉन में 0 आएगा ना। तो 1 और 0.05 ये लिख लिया। अब ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है तो जल्दी से कैसे करते हैं, 5 का 5, 0 का 0, 0.1 में से 0 घटाए 1, ये भी सही है, हाँ या ना, क्यों, सही तो घटाया मैंने, क्या दिक्कत है बताओ। ये तो 1 से ज्यादा निकलेगी ना प्रोबेबिलिटी, इसीलिए जिसमें से माइनस कर रहे हो उसमें से पॉइंट लगा के जितने डिजिट आपको चाहिए वो क्या कर लो, 0 कर लो। 10 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, ये 10 होना चाहिए थे, लेकिन एक इसको दे दिया तो कितने बचे, 9 में से 0 घटाएंगे तो पॉइंट, ये एक तेज से उधार ले लिया तो 0, 0 में से 0 घटाया तो कितना बचा, यानी आंसर आ गया 0.95। 3-4 क्वेश्चन दिए हैं और एक ना एक क्वेश्चन इसमें आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट टॉपिक 14 चैप्टर 13, उसके बाद आपके क्वेश्चंस। मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसी क्वेश्चन को सारे सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके फॉर्मूले लिखाने की जरूरत है क्या, कर लोगे है ना। तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, मीन का, मोड का, मीडियन का, और तीनों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन याद रखना है आपको, ठीक है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इंग्लिश मीडियम वाली देना जरा, इंग्लिश मीडियम अध्ययन निकाल के दो। चलो मिल गया, कोई नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टेबल ऐसे हुए बने आएगी। मीन की मैंने 3 मेथड बताई हैं, जिसको बताई है वो कर लेना, जिसको नहीं बताई है वो डायरेक्ट मेथड से ही करना है। देखो मैं टेबल बना दे रहा हूं पहले, ये आपको अंतराल दिया है, इंटरवल कितना कितना दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये दिया है कितना, ये दिया है घरों की संख्या। जो भी संख्या आपको दी होती है वो एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी कितनी दी है, 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, ठीक। एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स। तो ये एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जो अंतराल दिया ना दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 0 और 2 को जोड़ा कितने हो गए, 2, 2 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 के आधे कितने होंगे, 3, 4 और 6 10, तो 5, 7, 9, 11 और 13 आ गए। और डायरेक्ट विधि बता रहा हूं, बस यहां निकालना है आपको एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है एफ की संख्या का गुणा किसकी संख्या से करना है, एक्स की। 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 1 इंटू 5, 5 7 35, 9 6 54 और 22 और 13 3 39, ठीक। इनको जोड़ना है, एफ को जोड़ा तो कितने हो रहे हैं, 20, इनको जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 182। सेकंड क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है, 182, बिल्कुल मूर्ति बने बैठे हो।
तो क्या निकालना है? मीन निकालना है आपको, माध्य। पेपर में रोगे कल बैठ के, हंसी मजाक लग रही है बहुत देर से। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 162 और इसकी वैल्यू इतनी। 20 का भाग मत दो, 2 का भाग दे लो। 2 का भाग दिया कितना? 2 8 16, 2 1 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, अब निकालते हैं अपन, ये तो आ गया आपका क्या? मीन आ गया। ठीक, मीन के बाद निकालते हैं अपन मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। मैं केवल वैल्यू बता रहा हूं, रखना आपको, सॉल्व आपको करना है। हमको 5 वैल्यू पता करनी है। 5 वैल्यू पता करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तुम कहीं शॉपिंग करने जाओगे तो क्या है, अच्छा माल खरीदते हो कि बेकार? अच्छा खरीदते हो, मतलब नंबर 1 चीज चाहिए आपको। तो नंबर 1 किस में है? F1। F1 इसमें टेबल नहीं बनाते, ये दोनों टेबल नहीं बनाएंगे, जैसा दिया वैसा ही सॉल्व करते हैं। मोड जब निकालना होता है तो टेबल नहीं बनाते। F1 की वैल्यू चाहिए। F1 की वैल्यू बताओ, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6। तो F1 हो गया आपका कितना? 6। 1 से पहले 0 आता है, तो 6 से पहले कितना? 5 है, तो ये हो गया F0। 1 के बाद 2 आता है, तो F2 कितना है? 2। सबसे पहले तुमने क्या ढूंढा था? F1 ये ढूंढा था ना। इसके सामने ही आए तो छोटी वाली वैल्यू कितनी है? 8, तो ये हो गया L। दोनों में कितने का अंतर है? तो H बराबर कितना हो गया? बस ये वाली वैल्यू इसमें रखनी है और सॉल्व करनी है। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाए, सिंगल संख्या में आंसर नहीं आ जाए, तब तक इस संख्याओं से इनसे हाथ नहीं लगाना है। क्लियर है? कर लोगे? अब आता है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहां भी हमको 5 वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने के लिए आता है, यहां भी अपन को कितनी वैल्यू चाहिए? 5। इसमें भी टेबल बनेगी, इसमें भी आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे? देखो ये दोनों तो बनेंगे नहीं, मैं अलग से बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, उस टेबल को कहते हैं CF, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कैसे निकालते हैं? पहली वैल्यू को वैसी की वैसी लिखते हैं। 1 है ना F में, ये तो बनाना ही नहीं है। जब मीडियन का सवाल करेंगे तो X और FX तो लिखने नहीं है, ये क्वेश्चन में दिए होंगे, ये वाला कॉलम बनाना है। पहली वैल्यू 1, जो आंसर आया उसको अगले में जोड़ना है। यानी 1 को किस में जोड़ना है? कितना आएगा? 3 को किस में जोड़ना है? 1 में। 4, 4 को किस में जोड़ना है? कितना होगा? 9 को किस में जोड़ना है? 15 को किस में जोड़ना है? और 21 को किस में जोड़ना है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ हो गया। 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। यहाँ सही आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ये है आपका CF, ये आ गया, CF आ गया। अब अपन को क्या है कि वैल्यू पता करनी है सबकी। सबकी वैल्यू वाली आखिरी वैल्यू जो आती है ना, इस F को टोटल करते हैं उतनी वैल्यू आती है। F 20 था तो आखिरी वैल्यू भी 20 ही आना चाहिए। तो अपन ने n/2 की वैल्यू चाहिए, n/2। n मतलब टोटल, टोटल कितना है? 20, अपॉन में कितना है? 2, कितना आ गया? 10। अब जब 10 आ गया तो आपको क्या करना है? करना ये है कि ये देखना है 10 F में किससे, सॉरी CF में किससे बड़ा है। CF के कॉलम में बताओ 10 किससे बड़ा है? 9 से, 9 से बड़ा है, तो 9 CF आपका 9 आ गया। आ गया CF कितना आ गया? 9। 9 के नीचे आ जाओ,
9 के नीचे कौन सी वैल्यू, 1 2 3 4 5 भी वैल्यू, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाए 6, तो एफ बराबर हो गया 6। एफ के सामने ही गए तो एल बराबर कितना है 8, और अंतर कितने का है 2 का। ये आपको वैल्यू आ गई कितनी 5 वैल्यू, एक वैल्यू ये आ गई, 4 ये आ गई, चारों वैल्यू इसमें रखना है और इसको क्या करना है सॉल्व करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है नोट कर लो।